तो हम लोगों ने भारतीय संविधान के तहत भाग 2 के तहत नागरिकता का अध्ययन किया था। उसके अनुच्छेदों को समझा था कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में इन नागरिकता के संबंधित जो बंद दिए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने अधिवास के आधार पर नागरिकता को जाना। जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके यहाँ भारत आए और फिर जो भारत से पाकिस्तान चले गए, उनके संबंधों में नागरिकता के चीजों को समझा। अब आज हम लोग देखते हैं इन जो आपका अनुच्छेद 10 और 11 है, जिसके तहत भारत संविधान कहता है कि विधियां बनाकर नागरिकता का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उसके संबंध में देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। और इसके साथ जो अभी नवीनतम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है, उसको भी हम लोग आज उसका अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान नागरिकता से संबंधी विधि के बारे में पूर्ण उपबंध नहीं करता है, कि उसमें सिर्फ इन चीजों को बताया कि कैसे कौन व्यक्ति नागरिक हो सकता है, किन परिस्थितियों में हो सकता है। इस वजह से अनुच्छेद 11 को में संसद को विधि बनाकर नागरिकता संबंधी बातों के विनियम की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संसद ने इस प्रयोजन के लिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। यह अधिनियम संविधान लागू के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने और उसके समाप्त होने से संबंधित बातों के लिए उपबंध करता है। तो इस अनुच्छेद की धाराएं हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो कुल आपकी 19 धाराएं हैं तथा जो 3 अनुसूचियां थी, जिसमें से एक अनुसूची निरसित कर दी गई है। तो वर्तमान में 2 ही अनुसूचियां हमारे पास है, द्वितीय और तृतीय। तो इस अनुच्छेद का जो धारा 1 है, उसमें संक्षिप्त नाम को, 2 के तहत निर्वाचन को, 3 के तहत जन्म द्वारा 4 के तहत अपवर्जन द्वारा नागरिकता को, 5 के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता को, 6 के तहत देशीकरण द्वारा नागरिकता को। उसके बाद 6A के तहत असम सहमति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में विशेष उपबंध। 7 के तहत राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता के संबंध में। 7A के तहत भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक का पंजीकरण। 7B के माध्यम से भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को अधिकार प्रदान किया जाना। 7C के तहत भारत के विदेशी नागरिक के कार्ड का प्रत्याजन। 7D के तहत भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण का रद्दकरण। 8 के तहत नागरिकता का त्याजन। 9 के तहत नागरिकता परिवर्तन। 10 के तहत नागरिकता से वंचित किया जाना। 13 के तहत संदेह की दशा में नागरिकता का प्रमाण पत्र। 14 के तहत धारा 5 और धारा 6 के अधीन आवेदन का निपटारा। 14A के तहत राष्ट्रीय पहचान पत्रों का जारी किया जाना। 15 के तहत पुनरीक्षण। 15A के तहत पुनर्विलोकन। 16 के तहत शक्तियों का प्रत्योजन। 17 के तहत अपराध और 19 के तहत नियम बनाने की शक्ति और 18 के तहत नियम बनाने की शक्ति और 19 के तहत निरसित। और द्वितीय और तृतीय अनुसूची इसके साथ संलग्न है। तो इसमें कुल 19 धाराएं हैं और 2 आपकी अनुसूचियां जो वर्तमान में अभी चल रही है। तो इसमें जो बताया गया है, इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार के नागरिकता की प्राप्ति के संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 में किसी भी व्यक्ति को नागरिक होने के लिए उन तरीकों को बताया गया है कि कैसे व्यक्ति नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। तो नागरिकता जो है वो 5 प्रकार की बताई गई है। पहला जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश क्रम द्वारा नागरिकता, तीसरा रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता, और चौथा देशीकरण द्वारा नागरिकता, 5वां अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा नागरिकता। यह धारा 3, 4, 5, 6 और 7 के माध्यम से बताया गया है।
तो जो धारा 3 है उसमें जन्म से नागरिकता के संबंध में बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 परंतु किंतु पहली जुलाई 1987 के पूर्व हुआ हो। वह कहता है 1 जुलाई 87 पर किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के पूर्व जिनके माता पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे। फिर जो संशोधन अधिनियम 2003 या उसके पश्चात जहां उसके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। तो इसमें कहता है कि ऐसे व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक समझा जाएगा जो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात लेकिन 1950 को और उसके पश्चात लेकिन 1 जुलाई से पूर्व भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। फिर 1 जुलाई 1987 के को या उसके पश्चात लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रवर्तन में आने के पूर्व भारत में जन्मा है और उसके माता पिता में से कोई भी एक उनमें उनके जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो। तो खुद के जन्म की बात कहता है 1950 तक या उसके पश्चात जो 1 जुलाई 1987 के पूर्व की बात कहता है और 87 के पश्चात कहता है कि उसका कोई माता पिता यहाँ पे जन्मा हो। फिर उसी में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के प्रवर्तन में आने की तिथि को या उसके पश्चात अब इसके बाद ये है कि 1955 की जो धारा थी उसमें जन्म से नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान बताए गए थे उसमें कुछ संशोधन हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो इसमें बताया गया कि जब 2003 का संशोधन प्रवर्तन में आया तो उस आने वाली तिथि को या उसके पश्चात माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं अथवा माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरे ने उसके जन्म के समय भारत में अवैध रूप से नहीं किया है। और इसमें कुछ अपवाद बताया। मतलब यह है कि जो आपका 2003 का जो संशोधन आया उसमें उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए और माता पिता में से एक अगर भारत का नागरिक है और दूसरे ने उसके जन्म के समय भारत में जो दूसरा व्यक्ति वो जन्म के समय अवैध रूप से यहाँ न रह रहा होगा वो बोला है। तो अर्थात ये कहता है कि जन्म से जो भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। वो 1950 के पूर्व से लेकर 87 तक में बताया गया है। फिर दूसरा बोला है कि वंशाक्रम द्वारा नागरिकता के बारे में धारा 4 कहती है भारत से बाहर जन्मा ऐसा व्यक्ति धारा 4 के परंतु के अध्ययन रहते हुए वंशक्रम द्वारा भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पूर्व उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक रहा हो अथवा 10 दिसंबर 1992 को या उसके पश्चात उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। ये वंश क्रम की नागरिकता को समझाता है कि इसमें उसके माता पिता की जन्म की तिथि वो 26 जनवरी से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच या उसके पूर्व 1992 के पूर्व होगी या उस व्यक्ति के अगर वह 1992 के बाद पैदा हुआ तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक के तौर पर रह रहे होंगे। इसको सब बताता है वंश क्रम द्वारा नागरिकता को। फिर जो आपका तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता धारा 5 के उपबंधों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विहित शर्तों और प्रतिबंधों के अध्ययन रहते हुए निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा बशर्ते कि वे अवैध रूप से प्रवासन द्वारा भारत में नहीं आया। तो इसके लिए रजिस्ट्रीकरण की बात कहता है कि आपको भारत सरकार के साथ में रजिस्ट्रीकरण करना पड़ेगा। वह बस एक उसमें है कि आपने उसके लिए आवेदन दिया हो, साथ ही साथ आप भारत का में जो आपका प्रवास है जो जहाँ से भी आप आए हो प्रवासित होकर वह अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। तब आप यहाँ अगर वैध रूप से यहाँ भारत में आगमन आपका हुआ है
तो आप किस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, उस संबंध में धारा 5 कहता है। इसमें कहा गया है कि भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो आवेदन करने के 7 वर्ष पूर्व से भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा था, उसके आवेदन करने के पूर्व वह मामूली तौर से 7 वर्ष पूर्व से यहाँ पे निवासरत था। दूसरा का है, इसका खंड है कि भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी भी अन्य देश में या अभी वक्त भारत के बाहर किसी भी स्थान में मामूली तौर से निवास कर रहा हो। तीसरा कहता है ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक के साथ विवाह किया है और रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए आवेदन के 7 वर्ष पूर्व से भारत में मामूली तौर से निवास कर रहा हो। चौथा कहता है कि भारतीय नागरिकों के अप्राप्त वय बच्चे। पांचवा है पूर्ण आयु एवं क्षमता वाले ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता धारा 6 की उपधारा 1 के खंड क के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। तो वो जो हम लोग धारा 6 के जो आगे देखेंगे, धारा 6 में देशीयकरण द्वारा नागरिकता, उसके संबंध में बताया गया है कि कोई व्यक्ति के बताया गया है कि वह अगर यहाँ पे किसी के साथ विवाह कर लेता है तो यहाँ का नागरिक हो जाएगा। यहाँ वह आगमन के बाद वह 7 वर्षों से मामूली तौर पे निवासरत है और उसकी इच्छा है यहीं रहने की, और ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। फिर देशीकरण द्वारा नागरिकता जो चौथा है धारा 6 के तहत, इस वर्ग के अंतर्गत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो विदेशी व्यक्ति है लेकिन उपयुक्त वर्णित देशों के नागरिक नहीं है एवं वयस्क है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा देशीकरण के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दिए जाने पर केंद्र सरकार उसे देशीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। यह शर्तें निम्नलिखित है। तो इसमें जो विदेशी व्यक्ति है और वह जो वर्णित देश है उनका नागरिक नहीं है और वह वयस्क है, तो उस शर्तों के अगर वह इस कंडीशन को पूरी करते हुए कुछ शर्तों के अधीन उसको देशीयकरण का प्रमाण पत्र भारत के नागरिक के तौर पे दिया जा सकता है। कि वह उसकी जो शर्तें वह है कि वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिया जाता हो। ठीक है, जहां जिसपे भारतीय देशीकरण के नीति को अवरुद्ध करके रखा गया है वहां का वह नागरिक नहीं होना चाहिए। फिर उसने अपने देश की विधि के अनुसार नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और केंद्र सरकार को इस आशय की सूचना दे दी हो। पहला तो विदेशी व्यक्ति हो, उसके संबंध में बातें चल रही है। फिर वो किसी उस देश का नागरिक ना हो जिसको यहाँ पे भारत देशी नागरिक बनने से रोक दिया जाता हो भारत के नागरिक होने से। दूसरा कहता है कि उसको अपने देश से की नागरिकता उसने त्याग कर दी होगी और वह त्याग करने की सूचना उसने अपने सरकार को दे दी है। फिर वह कहता है कि वह देशीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व 12 महीने तक या तो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। केंद्र सरकार इस अवधि को कम करके 6 माह कर सकती है। ठीक है, फिर ऐसा है कि देशीकरण के तहत कि वह भारतीय सेवा में हो तो भारत सरकार की सेवा में 12 माह में क्योंकि 1 वर्ष तक की सेवा उन्होंने भारत सरकार के साथ को दी है, तथा केंद्र सरकार चाहे तो इस अवधि को 6 माह कम कर सकती है कि उसने 6 माह तक की अवधि को भी कंसिडर कर लेगा कि वो नागरिक होने के लायक उपयुक्त है। वह उपयुक्त 12 महीनों के पहले कुल 12 वर्षों में से कम 9 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो और भारत सरकार की सेवा में रहा हो। यह आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा प्रस्थापित किया गया यह टर्म कि वो 12 महीनों के पहले कुल 12 वर्षों में से कम 9 वर्षों तक भारत का निवास रहा हो। वह अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, वह राज्य निष्ठा की शपथ ग्रहण करे, उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा का सम्यक ज्ञान हो। जो भी हमारे भारत की जो भाषाएं जो वर्णित की गई 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाएं जो देशीय भाषाएं भी है, ठीक है, तो उन भाषाओं को उसको ज्ञान हो तथा देशीकरण के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के पश्चात उसका भारत में निवास करने या भारत की सरकार के अधीन सेवा में रहने का आशय हो। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि उपयुक्त शर्तें पूरी नहीं करने पर भी केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है जिससे निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी विशिष्ट सेवा की हो। यदि कोई व्यक्ति विशिष्ट सेवा में लगा हो जैसे विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास, तो उसको भी जो सरकार है वह नागरिकता प्रदान कर सकती है निम्न शर्तों के अलावा भी।
आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं बता देता हूँ। मेरी आवाज आ रही क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक, देखो कहाँ तक पहुंचे थे सर? धारा 6। धारा 6 को ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देशीकरण द्वारा नागरिकता के बारे, मतलब कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में प्रावधान किया है। तो ये जो प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा बताया गया। अब उसके बाद आप जब देखेंगे कि अगला जो पॉइंट है वो है कि अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो यदि कोई नया भूभाग भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत सरकार विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों को उल्लेख करेगी जो उस भूमि के सम्मिलित किए जाने पर भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो नया राज्य क्षेत्र अगर भारत के राज्य में सम्मिलित किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसके बारे में उपबंध करता है अर्जित भूभाग के समामेलन द्वारा। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कि ये विदेशियों की नागरिकता के बारे में फिर नई धाराएं जोड़ी गई थी, 7A, 7B, 7C, 7D, और इसकी जो परिभाषा दी हुई है वो 2EE में दी हुई है। तो इसमें देखिएगा कि विदेशियों की नागरिकता का पंजीकरण का जो प्रावधान है वो 7A में दिया हुआ है। उसके बाद भारत के विदेशी नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है धारा 7B में। उसके बाद विदेशी नागरिकता का परित्याग जो बताया गया है वो आपका बताया गया है धारा 7C में। और विदेशी नागरिकों की नागरिकता का जो निरसन है वो बताया है 7D में। तो इस प्रकार यहाँ पे विदेशी नागरिकों मतलब विदेशी व्यक्तियों की नागरिकता के लिए उपबंध किया गया है। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय पहचान पत्र लागू करना। तो राष्ट्रीय पहचान पत्र जो है नई धारा 14A के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए उपबंध किया गया है। तो इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया विहित की जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है पहचान पत्र के लिए, राष्ट्रीय पहचान पत्र जो होगा उसके लिए प्रक्रिया विहित की जाएगी। तो इसके संबंध में जो धारा है 14A जोड़ी गई है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं राष्ट्रीय पहचान पत्रों का जारी किया जाना। अब नागरिकता के समाप्ति के बारे में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है उस पर जो उपबंध किया गया है उसे देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता समाप्ति के विषय में भी उपबंध करता है, चाहे वह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्राप्त की गई हो या संविधान के उपबंधों के अनुसार प्राप्त की गई हो। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता की समाप्ति के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला, नागरिकता का परित्याग करके। दूसरा जो है वो दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करके। और जो तीसरा है वो नागरिकता से वंचित किया जाना। तो ऊपर के जो पॉइंट्स है वो तो आप समझ गए होंगे, नागरिकता का परित्याग या दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 10 जो है केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह किसी भी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित कर सके। देशीकरण, रजिस्ट्रीकरण, अधिवास और निवास के आधार पर बने हुए किसी भी नागरिक को भारत सरकार एक आदेश जारी करके उसको नागरिकता से वंचित कर सकती है, बशर्ते उसे यह समाधान हो जाए कि लोकहित के लिए यह उचित नहीं है कि उसे भारत का नागरिक बने रहने दिया जाए। तो यह पॉइंट आप नोट करके रखेंगे कि केंद्रीय सरकार जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी की नागरिकता को समाप्त भी कर सके। अब देखें एकल नागरिकता के बारे में। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या कंपनी नागरिक हो सकती है। तो इस संबंध में देखें कि संविधान के भाग 2 में प्रयुक्त नागरिक शब्द की परिभाषा के अंतर्गत केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही आते हैं, विधिक व्यक्ति नहीं आते। कंपनी चूंकि विधिक व्यक्ति है, जैसे कॉर्पोरेशन या कंपनी विधिक व्यक्ति है, तो नागरिकता का अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही प्रदान किया गया है, विधिक व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने निश्चय में
कुमार एंड ब्रदर्स वर्सेस आयरन एंड स्टील कंट्रोलर AIR 1960 कलकत्ता 258 के बाद में यह निर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त व्यक्ति शब्द में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के व्यक्ति आते हैं, अतः एक कंपनी भारत का नागरिक बन सकता है। किंतु उच्चतम न्यायालय ने इस मत को सही नहीं ठहराया। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सर नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के मामले में यह दावा किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकार राज्य व्यापार निगम को भी प्राप्त हैं, अतः उसके ऊपर राज्य द्वारा बिक्री कर लगाया जाना अवैध था। क्योंकि इसमें इसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है, उच्चतम न्यायालय ने निगम के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि निगम व्यक्ति नहीं, नागरिक नहीं है। अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त व्यक्ति शब्द के अंतर्गत केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही आते हैं, कृत्रिम व्यक्ति नहीं आते। तो मूल अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही प्रदान किया गया है। तो ये स्पष्ट हुआ कि अब उसके बाद देखते हैं अगला केस है टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। के मामले में कंपनी के साथ कंपनी के सभी अंशधारियों ने न्यायालय के समक्ष याचिका की और यह दावा किया कि यदि कंपनी के सभी अंशधारी भारतीय नागरिक हैं तो कंपनी के विधिक व्यक्तित्व कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का अनावरण किया जा सकता है और इस प्रकार नागरिकों को कंपनी के सदस्यों के मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया, यह निश्चित किया कि यदि कंपनी किसी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है तो वह विधिक व्यक्तित्व के अनावरण के सिद्धांत के ऊपर भरोसा करके अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकती है। कंपनी का विधिक व्यक्तित्व उसके अंशधारियों से पृथक होता है। अंशधारियों के माध्यम से मूल अधिकारों की सुरक्षा कंपनी को प्राप्त नहीं है क्योंकि वह नागरिक नहीं है। तो सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो नागरिक नहीं हो सकता है। किंतु बाद के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अपने उक्त दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन लाया। तो इस निर्णय के बाद और यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 19 का संरक्षण अंशधारियों के माध्यम से कंपनी को भी दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 का जो संरक्षण है वो अंशधारियों के माध्यम से कंपनी को भी दिया जा सकता है। बैंक नेशनलाइजेशन केस जो RC कपूर वर्सेस भारत संघ AIR 1970 SC 564 के नाम से जाना जाता है के मामले में पिटिशनर एक बैंक का संचालक था, अंशधारी और चालू खाते में जमा रुपयों का धारक था। उसके बैंक राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, उसके बैंक का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। उसने यह दावा किया कि उक्त अध्यादेश अवैध है क्योंकि उससे अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है। सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि इस कार्यवाही में केवल अनुच्छेद 19 का संरक्षण नहीं प्राप्त है। न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को अमान्य करते हुए कहा कि कंपनी के अधिकार पर आघात पहुंच रहा है और चूंकि कंपनी एक व्यक्ति नहीं है अतः उसने अभिनिर्धारित किया कि यदि कार्यकारिणी या विधायिका के आदेश या विधान द्वारा किसी कंपनी के अधिकार पर आघात पहुंचाने के साथ अंशधारी के अधिकार पर आघात पहुंचता है तो उसे इस आधार पर 19 के संरक्षण को इनकार नहीं किया जा सकता कि वह कंपनी जिस माध्यम से कंपनी अपने अधिकारों का प्रयोग करती है उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी नागरिक के मूल अधिकार उस समय समाप्त नहीं हो जाते जब वह किसी कंपनी में एक अंशधारी बन जाता है। तो यहाँ पे अंशधारियों के माध्यम से जो अनुच्छेद सारांश रूप में समझे कि अंशधारियों के माध्यम से अनुच्छेद 19 का संरक्षण कंपनी को मिल सकता है। अब अगला केस देखते हैं वेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में बैंक नेशनलाइजेशन के मामले के समान ही था ये जो बात था। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया
कि कंपनी के अंशधारियों को अनुच्छेद 19 का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अंशधारी प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति हैं, इस आधार पे इनको अनुच्छेद 19 का संरक्षण है। एक नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार उस समय तक समाप्त नहीं हो जाते जब तक वह एक कंपनी में अंशधारी बन जाता है। एक अंशधारी के रूप में जब उसके अधिकारों पर राज्यकृत द्वारा आघात पहुंचता है तो भी उसके एक अंशधारी अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि कंपनी के अधिकारों पर जो भी प्रभाव पड़ता है उसका एक अंशधारी अधिकार पर समान रूप से और आवश्यक रूप से प्रभाव पड़ता है। अंशधारीकरण अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रकटीकरण समाचार पत्रों द्वारा करते हैं, जिन पर वे निगम के माध्यम से अपना नियंत्रण रखते हैं। संपादक गण, संचालक गण और अंशधारी गण अपने भाषण और अभिव्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का प्रयोग समाचार पत्रों द्वारा करते हैं, जिनके माध्यम से वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। प्रेस जनता तक अपने विचारों को समाचार पत्रों द्वारा ही पहुंचाता है। अंशधारी संपादकों के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार अगला जो केस है वो देखते हैं। एक है MCLC कंपनी लिमिटेड वर्सेस भारत संघ। तो ये अंतिम वाद है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बैंक नेशनलाइजेशन तथा बेनेट कोलमैन के विनिश्चयों का अनुसरण करते हुए यह भी निर्धारित किया कि देखिए यहाँ पे दो केसों का रेफरेंस है, एक तो बैंक नेशनलाइजेशन वाला केस और बेनेट कोलमैन के। यह भी निर्धारित किया कि एक कंपनी अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी किए गए मूल अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में न्यायालय में रिट याचिका फाइल कर सकती है। तो एक कंपनी को यह अधिकार है कि अनुच्छेद 29 के अतिक्रमण के लिए वह रिट फाइल कर सकती है। एक अंशधारी और कंपनी के अधिकार सहविस्तारी होते हैं और एक के अधिकार के उल्लंघन से दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो न्यायाधिपति देसाई जो थे उन्होंने कहा था कि यही सही, यह वर्तमान दृष्टिकोण है और सुझाव दिया गया है कि विधि बनाकर इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। तो ये था आपका नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित जो केस लॉस थे उनको अध्ययन किया हमने। अब देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है उसके बारे में विशेष उपबंध देखते हैं। तो सारता है इस संविधान संशोधन से जो उपबंध है मैं उनको बताना चाहूंगा आपको संक्षिप्त रूप में कि ये जो संशोधन अधिनियम है 2019, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हेतु है और इसमें मुख्यतः यह प्रावधान किया गया है कि धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जिनमें हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई ऐसे व्यक्ति हैं, तो इनको जो है वो 11 वर्ष की बजाय 5 वर्ष में ही भारत का नागरिक मान लिया जाए। तो संक्षिप्त रूप में ये उपबंध किया गया है। इसमें मुसलमान लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इसी विषय पे बहुत विवाद है कि इनको क्यों, मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है। तो सरकार का तर्क है कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित, तो एक्चुअल में ये जो 3 राष्ट्र लिए गए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हैं, वो इस्लामिक राज्य हैं। ये एक ऐसी सरकारें हैं जिनके राज्य का एक धर्म है। जैसे हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, तो वैसे ही ये जो 3 राष्ट्र हैं ये इस्लामिक राष्ट्र है। और इसके पीछे सोच ये है कि माइनॉरिटीज का, है ना, धार्मिक रिलीजन के नाम से इनको प्रताड़ित किया जा सकता है, तो इसीलिए इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये जो सांविधिक उपबंध है वो देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो 2019 का अधिनियम संख्यांक
47 है, ये 12 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। और ये नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम है। इसका संक्षिप्त नाम जो है वो धारा 1 जो है वो उपबंध करती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 होगा। और इसका जो खंड 2 है, धारा 1 की खंड 2, वो उपबंध करती है कि इसके प्रवर्तन की जो तारीख है वो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। तो अधिसूचना में जो इसका प्रवर्तन की तारीख दी हुई है। अब देखते हैं कि धारा 2 जो है, धारा 2 ये बोलती है कि नागरिकता अधिनियम 1955, अब इसके बाद इसको इस एक्ट में मूल अधिनियम कहा जाएगा कि धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ख के पश्चात तो निम्नलिखित परंतु स्थापित किए जाएंगे कि परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, तो एक हिंदू वर्ग हो गया, दूसरा सिख वर्ग हो गया, बौद्ध, जैन, पारसी और या ईसाई, तो हिंदू 1 2 3 4 5 6, तो 6 समुदाय हैं। तो समुदाय के ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पूर्व, तो इस तारीख से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले या उसके पहले प्रविष्ट हुए हैं, भारत में आए हैं, और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड ग द्वारा उसके अधीन अथवा विदेशी विषयक अधिनियम, तो ये 2 अधिनियम ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि पासपोर्ट अधिनियम जो है और ये विदेशियों विषयक अधिनियम जो 1946 है, तो उसके अधीन जो बनाए गए नियम है कि उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है ऐसे व्यक्तियों को, तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं समझा जाएगा। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस समय या उससे पहले आए हैं और इन 2 अधिनियमों में जिनको छूट प्रदान की गई है, तो इन्हें अवैध प्रवासी नहीं समझा जाएगा। तो ये उपबंध करती है धारा 2। फिर धारा 3 जो है ये नई धारा है के बारे में उपबंध करती है कि 6B का उपबंध करती है कि मूल अधिनियम की धारा 6A के पश्चात 6B जोड़ा जाए। तो इसमें 6B जो है वो बताता है कि इसका क्लॉज 1 है, बोलता है कि केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, इस निमित्त किए गए आवेदन पर धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ख के परंतु में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा। तो जो ऊपर में जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अंतर्गत अगर आवेदन किया जाता है तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई। अब खंड 2 में बताता है कि धारा 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीकरण की अहर्ताओं के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति जो जिस उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है या उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाए। खंड 3 जो है वो उपबंध करता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रवर्जन या नागरिकता के संबंध में लंबित किसी भी कार्यवाहियों का उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने का उपशमन हो जाए। परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए इस आधार पर निहरित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है और केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा यदि वह अन्यथा इस धारा के अधीन नागरिकता अनुदत्त किए जाने के लिए अहरित है। तो अगर वो सभी अर्हताएं पूरी करता है तो वाद लंबित होने के बावजूद या केवल इसी कारण उसका जो कि वाद लंबित है, आवेदन जो है वो निरस्त या अस्वीकार नहीं किया जाएगा, इसके बारे में। परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति को जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा आवेदन करने के आधार पर उसके ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा जिनके लिए वह उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार था।
तो जो भी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई और विशेष अधिकार अगर दूसरी जगह से मिलते हैं तो उनको कम कर दिया जाएगा, ऐसा समझा जाएगा। उपखंड 4 इस धारा की कोई बात, तो ये उपबंध करता है कि किन किन जगहों पे लागू नहीं होगा, ऐसे करके उन चीजों को बताया है कि इस धारा की कोई जो बात है संविधान की 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची में जो दिए हुए हैं, यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र हैं और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा इनर परमिट लाइन वाले जो हैं स्टेट्स हैं, उनके लिए के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को लागू नहीं होगा। तो ये जो प्रावधान है ये उन क्षेत्रों के लिए, ईस्टर्न जो चीजें हैं उनके लिए नहीं होगा, जहां पे 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम में इनर लाइन परमिट वाले जो हैं उनके स्टेट को लागू नहीं होगा। तो ये इनर लाइन जो आंतरिक रेखा वाले हैं, इनमें क्या रहता है कि इनमें परमिट मिलता है कि अगर आप वहां जाते हैं तो कितने समय के लिए जा रहे हैं, क्या है, इसके लिए आपको परमिट मिलता है। तो वहां जाके आप स्थायी रूप से नहीं बच सकते हैं, जैसे पढ़ाई करने जा रहे हैं या जा रहे हैं तो 6-6 महीने का परमिट मिलता है, रिन्यूअल होता है, तो वहां स्थायी रूप से आपको बसने नहीं दिया जाएगा। तो इसके बारे में बताया है ये, और 6ठी अनुसूची में जो राज्य है उनके लिए। अब उसके बाद देखिए कि जो 4 है वो ये बोलते हैं कि धारा जो 4 है, मूल अधिनियम की धारा 4 में एक खंड घ के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा कि अर्थात घ का भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने इस अधिनियम के किसी उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए के उपबंधों का अतिक्रमण किया। उसके बाद खंड 2 बोलता है कि खंड 6 के पश्चात निम्नलिखित परंतु अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात ये केवल हम अभी कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो प्रोविजंस है ना उसको देख रहे हैं कि क्या प्रोविजन है इसमें, परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का कोई उपयुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता। अब धारा 5 जो है वो बताती है कि मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 2 में खंड अंगा अंगा के पश्चात निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाएगा, अर्थात अंगा अंगा आई जो है वो धारा 6 ख की उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करने की शर्तें, निर्बंधन और रीतियां क्या होंगी उसके बारे में। तो धारा 6 जो है, अब देखिए धारा 6 है वो बताते कि मूल अधिनियम की 3य अनुसूची के खंड घ में निम्नलिखित परंतु अंतः स्थापित किया जाए। तो 3य अनुसूची में क्या बोलता है कि परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के ये 3 राष्ट्रों से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्तियों के लिए इस खंड के अधीन यथापेक्षित भारत में निवास या भारत में किसी सरकार की सेवा में कुल अवधि को अब 11 वर्ष के से कम नहीं के स्थान पे 5 वर्ष से कम नहीं समझा जाएगा। तो 11 वर्ष जो है की अवधि को अब क्या है 5 वर्ष से कम नहीं समझा जाएगा। तो ये संशोधन किया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि बाकी जो प्रावधान है वो अभी भी बने हुए हैं, नेचुरलाइजेशन के थ्रू, प्राकृतिकरण के थ्रू, और जो भी प्रोसीजर पहले है वो अभी भी बाकी धर्मों के लोगों के लिए और किसी भी राष्ट्र से आने वाले नागरिकों के लिए अभी भी लागू है। ये जो विशेष उपबंध है वो केवल धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर बनाया गया है कि इनको नागरिकता दे दी जाए ऐसे करके। ये विशेष जो समुदाय है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय। अब देखिए कि अंत में राष्ट्रपति ने द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के उपरोक्त हिंदी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 की उपधारा 1 के खंड क के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। The above translation in Hindi of Citizenship Amendment Act 2019 has been authorized by the President to be published in the official gazette under the clause A of subclause 1 of section 5
of the official languages 1963। हाँ हेमंत सर। तो यहाँ तक की चीजें यही थी सब नागरिकता के संबंधित। नागरिकता संशोधन अधिनियम में हम लोगों ने जाना।